ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू मैथ्स पॉइंट फिजिक्स क्लासेस बीएससी पार्ट सेकंड। ओके चलिए, हम लोग ये कह रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स क्लासेस। जो बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर ब्रज यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी बुक्स है, उसमें पहली जो बेटा बुक है हमारी, उसका नेम है मैथमेटिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स है? मैथमेटिकल फिजिक्स। सेकंड जो बुक है हमारे पास में वो कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स। और जो थर्ड बुक है बेटा उसका नेम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि बीएससी पार्ट सेकंड ब्रज यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी तीन बुक्स हैं फिजिक्स की, वो कौन सी है? पहली बुक का नेम है मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणती है बहुत की। कौन सी बहुत की? गणती है बहुत की। दूसरी जो फिजिक्स है उसको हम बोलते हैं ऊष्मागत की। और तीसरी जो फिजिक्स है उसका नेम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, सुनिए, बीएससी पार्ट सेकंड जिसके अंदर तीन बुक्स, जो पहली बुक हम लोगों को स्टडी करनी है वो कौन सी है? मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गणती है बहुत की। दूसरी जो फिजिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, उसका क्या नाम है? ऊष्मागत की। और तीसरी है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेटा हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स। कौन सी बुक है? मैथमेटिकल फिजिक्स। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक बात पढ़ी थी कि फिजिक्स को मेनली टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था। जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बुक की पिक्चर समझ में आए कि हमें बुक के अंदर क्या स्टडी करना है और हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करना है, कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उनको किस फॉर्मेट में हमें पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि फिजिक्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से पहली जो फिजिक्स है वो कौन सी है? क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी। कौन सी भौतिकी? चिरसम्मत भौतिकी। और दूसरी बेटा जो फिजिक्स है उसका क्या नाम है? क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स। क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि चिरसम्मत फिजिक्स वो फिजिक्स थी जो 19वीं सेंचुरी से पहले चला करती थी, और क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स वो फिजिक्स थी जो 20वीं सेंचुरी के बाद चला करती थी। यानी कि 19वीं सदी से पहले जो प्रकृति के अंदर सारी घटनाएं घटित होती थी उनका अध्ययन हम किससे करते थे? क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से करते थे। तब हमें क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई तो कुछ फिनोमेना ऐसे देखे गए जिनको चिरसम्मत भौतिकी समझाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए फिर एक नई फिजिक्स का जनरेशन करना पड़ा, जिसको हम लोगों ने बेटा क्या कहा? क्वांटम या आधुनिक भौतिकी का नाम दिया। किसका नाम दिया? क्वांटम या आधुनिक भौतिकी। ये तो है बेटा क्लासिफिकेशन फिजिक्स का जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब बात जो आती है वो ध्यान से देखिएगा। फिर हमने कहा था कि क्लासिकल फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस था, ये भी आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा। तो हम लोगों ने ये कहा कि क्लासिकल फिजिक्स स्थूल अवस्थाओं से संबद्ध करती है और क्वांटम फिजिक्स सूक्ष्म अवस्थाओं से संबद्ध करती है। यानी कि ये वो फिजिक्स है जो स्थूल अवस्थाओं से संबद्ध रखती है। किससे संबद्ध रखती है? स्थूल अवस्थाओं से संबद्ध रखती है। स्थूल अवस्थाओं से संबद्ध का क्या मतलब है? कि ये मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना से डील करती है। किससे डील करती है? मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना से डील करती है। और माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? कि ये सूक्ष्म अवस्थाओं से संबद्ध करती है। किससे संबद्ध करती है? सूक्ष्म अवस्थाओं से। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि फिजिक्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। पहला है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और दूसरा है बेटा मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स। क्लियर? अब हम लोग ये कह रहे हैं कि जो चिरसम्मत फिजिक्स है वो स्थूल अवस्थाओं से संबद्ध रखती है और जो क्वांटम फिजिक्स है वो सूक्ष्म अवस्थाओं से संबद्ध रखती है। अब मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस मैथमेटिकल फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम इस मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं और इस फिजिक्स के अंदर कौन कौन से फिनोमेना के बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, एक क्लासिकल होता है, एक क्वांटम होता है। आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में
3 बुक्स पढ़ी हैं, जिनमें से पहली बुक का नेम है आपका मैकेनिक्स, जिसको आप लोग यांत्रिकी कहते हैं। दूसरी नंबर की जो बुक थी आपकी वो कौन सी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको आप लोगों ने विद्युत चुंबकी कहा। और तीसरी जो बुक थी आपकी थी प्रकाश की। और हम लोगों ने कहा कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो क्लासिकल फिजिक्स से डील करते हैं, यानी कि चिरसम्मत भौतिकी से संबंध रखते थे। क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। बेटे ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, फ्यूसिस से। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर, यानी कि प्रकृति, कहना इसे। यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। यानी कि ऑल दी फिनोमेनाज ऑफ नेचर जिसके अंदर स्टडी किए जाते हैं, जिस साइंस की ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिजिक्स का नाम देते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, गणितीय, और फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी, कहना ही सही। यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर नेचर के अंदर होने वाली हैपनिंग्स को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेट में स्टडी करते हैं। कौन सी फॉर्मेट में स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल में। यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर ऑल दी फिनोमेनाज दैट हैपेंस इन नेचर आर स्टडीज इन दी फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म, कहना ही सही। यानी कि वो सारी घटनाएं जो नेचर के अंदर हैपनिंग्स होती हैं, उन सारी घटनाओं का अध्ययन अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल फिजिक्स स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक और समझिएगा आप लोग, हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा बेटा, तो मैकेनिक्स के अंदर या यांत्रिकी के अंदर हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़े, क्या पढ़े, या न्यूटन्स इक्वेशंस पढ़ी। न्यूटन्स इक्वेशंस कौन सी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये क्या है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल की इक्वेशंस हैं। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली या फिर बन गए हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करता है, एक समान त्वरण से अगर गति करता है, तो उसके लिए इक्वेशंस क्या होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कहना इसे। अब ध्यान से देखिएगा आप एक चीज, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने मोशन क्या था, एक फिनोमेना था नेचर का, किसी वस्तु की गति को हम लोगों ने पढ़ा हूं, और गति का अध्ययन हमने कौन से फॉर्मेट में किया, मैथमेटिकल फॉर्मेट में किया। कौन से फॉर्मेट में किया, मैथमेटिकल फॉर्मेट। यानी कि हमने गति की इक्वेशन हमने निकाली है, वो कौन से फॉर्मेट में निकाली हैं, गणितीय रूप में निकाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फिनोमेना नेचर के अंदर जो फिनोमेना हैपनिंग्स हो रहे हैं, अगर उन हैपनिंग्स को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके स्टडी करें, तो वो जो फिजिक्स आएगी वो कौन सी वाली बनेगी, मैथमेटिकल फिजिक्स बनेगी। इतनी सबको समझ में आती है कि मैथमेटिकल फिजिक्स का मतलब क्या है। यानी कि गणितीय भौतिकी के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे नेचर्स की में होने वाले हैपनिंग्स को, वो कौन से फॉर्मेट में स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मेट में। इतनी बात सबको समझ में आती है। चलिए इसके आगे की बात अपन करते हैं, दोबारा समझ लीजिए। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स, हमको जो 3 बुक स्टडी करनी है, बीएससी पार्ट सेकंड में जो हमारे सिलेबस में है 3 बुक्स, वो कौन कौन सी हैं, पहली है मैथमेटिकल फिजिक्स, दूसरी है थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय भौतिकी, दूसरी है ऊष्मागतिकी, और तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम जो बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कौन सी बुक है, फर्स्ट बुक, जिसको हम लोग कह रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। अब मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या होती है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि फिजिक्स जो वर्ड है वो फ्यूसिस से जनरेट हुआ है, और फ्यूसिस का मतलब बेटा क्या होता है, नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति। यानी कि अगर हमें प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना है तो हमें किससे डील करना पड़ता है, फिजिक्स से। फिर बात आती है फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो हमने कहा फिजिक्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, पहली क्लासिकल और दूसरी मॉडर्न, क्वांटम और मॉडर्न। क्लासिकल कौन सी फिजिक्स थी, जो स्थूल अवस्थाओं से संबंध रखती है, और क्वांटम कौन सी फिजिक्स है, जो बेटा सूक्ष्म अवस्थाओं से संबंध रखती है। यानी कि अगर घटना मैक्रो है, मैक्रो पार्ट से डील करती है, तो वो किसके अंदर आएगी, क्लासिकल के अंदर, और अगर फिनोमेना माइक्रो पार्ट से डील करता है तो वो किसके अंदर आएगा, क्वांटम के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब तो क्या है, ऑल दी फिनोमेना दैट हैपेंस इन नेचर, वो स्टडी करते हैं इसके अंदर हम लोग। और मैथमेटिकल का मतलब क्या है कि मैथमेटिकल फॉर्मेट में, यानी कि अगर नेचर के अंदर होने वाली हैपनिंग्स को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या करें, स्टडी करें, तो वो फिजिक्स कौन सी बन जाती है बेटा, मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना। इसे चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, हाँ,
85। चलिए ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए इधर सुनिए। तो ये मैथमेटिकल आ गई, ये थर्मोडाइनमिक्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और उसके बाद हमने कहा मैथमेटिकल फिजिक्स। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, जो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है उसको हम लोगों को, उसका जो नेम है वो है कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र बोलते हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है क्या है, चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका क्या नाम है, कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब ध्यान से देखिएगा, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से समझिएगा सब लोग। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। यानी कि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैकेनिक्स पढ़ी थी तो मैकेनिक्स को पढ़ते समय हम लोगों ने कार्तीय निर्देश तंत्र पर मेनली फोकस किया था। अब जब हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ते समय हमें कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़ना है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में और कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले अपन वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास 3 कर्व्स हैं। पहला जो कर्व है हमारे पास वो मान लीजिए u1 = c1 है। दूसरा जो कर्व है हमारे पास, या दूसरा जो वक्र है हमारे पास वो मान लीजिए u2 = c2 है। और जो थर्ड जो कर्व है हमारे पास वो मान लीजिए u3 = कितना है, c3 है। क्लियर, यानी कि c1 एक कांस्टेंट है, क्लियर, c2 भी क्या है, एक कांस्टेंट है, और c3 भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि 3 कर्व, पहला कर्व कौन सा है, u1 = c1 = कोई कांस्टेंट जो भी है, u2 = c2 एंड u3 = c3। यदि 3 वक्र u1 = c1, u2 = c2 और u3 = c3 एक दूसरे को आपस में किसी एक बिंदु पर काटते हैं, एक दूसरे को आपस में किसी एक बिंदु पर काटते हैं, तब इन तीनों वक्रों से बना समुच्चय, तब इनसे बना समुच्चय यानी कि u1, u2, u3 किसको निरूपित करता है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को निरूपित करता है। दोबारा समझिएगा, यदि 3 वक्र u1 = c1, u2 = c2 एंड u3 = c3 एक दूसरे को आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब इनसे बना समुच्चय u1, u2, u3 वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को। अब दोबारा ध्यान से समझिएगा, जिस बिंदु पर ये तीनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु से तीनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, उस बिंदु से तीनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं निर्देश अक्षों को निरूपित करती हैं। किसको निरूपित करती हैं, निर्देश अक्षों को। इन निर्देश अक्षों की दिशाओं में जो एकांक सदिश हम लोग लेते हैं वो e1 कैप, e2 कैप और क्या लेते हैं, e3 कैप लेते हैं। क्या लेते हैं, e3 कैप। दोबारा समझिए, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, दोबारा समझिए आप लोग। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 वक्र हैं, u1 = c1, u2 = c2 और u3 = c3। अगर u1 = c1, u2 = c2, u3 = c3, ये कुछ भी हो सकते हैं वक्र। वक्र का मतलब क्या है, ये क्या हो सकते हैं, ये गोला भी हो सकते हैं, ये शंकु भी हो सकते हैं, ये समतल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्या ना, इसे जब हम आगे स्टडी करेंगे कि शंकु होगा तो कौन सा बनेगा, बेलन होगा तो कौन सा बनेगा, वो बात की बात है। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं होता क्या है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता क्या है। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर 3 वक्र u1 = c1, u2 = c2, u3 = c3 एक दूसरे को आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इनसे बना समुच्चय वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को निरूपित करता है। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं
उस बिंदु से तीनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं निर्देश अक्षों को निरूपित करती हैं। किसको निरूपित करती हैं? निर्देश अक्षों को। और u1 की दिशा में हम जो एकांक सदिश लेते हैं वो e1 कैप लेते हैं। कौन सा लेते हैं? e1 कैप। u2 की दिशा में जो एकांक सदिश लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? e2 कैप। और u3 की दिशा में जो एकांक सदिश लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? e3 कैप। जब हम लोगों ने कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ा था तो हमने x डायरेक्शन का एकांक सदिश लिया था i कैप, y डायरेक्शन का लिया था j कैप और z डायरेक्शन का लिया था k कैप। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पे कौन से ले रहे हैं? e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप। इतनी बात सबको समझ में आती है? अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जिसमें तीन कर्व होते हैं, u1 बराबर c1, u2 बराबर c2, u3 बराबर c3, और वो अगर आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इनसे जो सेट बनता है, समुच्चय जो बनता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को निरूपित करता है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर और यहाँ पे कोई बिंदु है P। कौन सा बिंदु है? P। और इसके मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है, मान लीजिए R। कितना स्थिति सदिश है? R। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र होता था, कौन सा निर्देश तंत्र होता था? कार्तीय निर्देश तंत्र। तो कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर हम लोग पॉइंट P यहाँ लेते थे, ये ओरिजिन होता था, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते थे, इसके कोऑर्डिनेट x y z होते थे और ये r वेक्टर होता था। r वेक्टर यहाँ पर क्या चीज होती थी कि O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश r होता था। ऐसे ही वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष P का स्थिति सदिश मान लीजिए r है। कितना है? r है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो r वेक्टर होता था, ये r वेक्टर किस किस का फंक्शन होता था? x y और z का। किसका फंक्शन होता था? x y और z का। लेकिन अगर हम बात करें वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की, तो यहाँ जो r वेक्टर होगा वो r वेक्टर किसका फंक्शन होगा? u1, u2 और u3 का। इतनी बात सबको समझ में आती है फिर नहीं आती है, ये बताइए आप लोग। एनी कन्फ्यूजन किसी को? दोबारा समझ लीजिए, जब हम लोगों ने कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ा था तो हमने कहा था कि तीन समतल, तीन परस्पर लंबवत समतल अगर आपस में एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इनसे बना समुच्चय कार्तीय निर्देश तंत्र को निरूपित करता है। यानी कि हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास O पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है और किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट x y z है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है तो r वेक्टर को हम लोग x i कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हेयर आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन अगर इसी बात को अगर हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर अगर हम करें तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो u1, u2, u3 हैं, तो हम लोग कह सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर अगर इसका कितना है? r वेक्टर है, तो इस केस में जो r वेक्टर होगा वो u1, u2 और u3 का क्या होगा? फंक्शन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, ये आपको मैंने बताया कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर तीन वक्र होते हैं, अगर वो एक पॉइंट पर कॉन्साइड करते हैं तो इनसे जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का यूज क्या है। अब देखना बेटा, एक चीज समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में क्या, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अगर जो तीनों कर्व हैं u1, u2 और u3 जो तीनों कर्व हैं, अगर वो तीनों प्लेन हो जाते हैं, तीनों समतल हो जाते हैं और तीनों परस्पर 90 डिग्री पर हो जाते हैं, कितने पर हो जाते हैं? यानी पहली कंडीशन, अगर ऑल थ्री प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर तीनों प्लेन्स एक दूसरे से कैसे हो जाएं? लंबवत हो जाएं। क्लियर? अगर तीनों समतल हों और तीनों 90 डिग्री पर क्या हो जाएं? शिफ्ट हो जाएं, और अगर एक पॉइंट पर कॉन्साइड करें तो कौन सा निर्देश तंत्र बन जाता है? कार्तीय निर्देश तंत्र बन जाता है। कौन सा बन जाता है? कार्तीय निर्देश तंत्र। अगर हम इसी बात को दूसरे रूप में कहें कि अगर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में u1 बराबर c1 एक बेलनाकार हो जाए, क्या हो जाए? बेलन बन जाए, और u2 बराबर c2 और u3 बराबर c3 दो समतल हो जाएं, और अगर ये तीनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि पहला कर्व क्या बन जाए? बेलन बन जाए, और दोनों कर्व u2 और u3 वाले क्या बन जाएं? समतल बन जाएं, और एक दूसरे को आपस में किसी एक बिंदु पर क्या करें? प्रतिच्छेद करें, तो इनसे जो समुच्चय बनेगा वो कौन सा कहलाएगा? बेलनाकार निर्देश तंत्र। कौन सा कहलाएगा? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
अगर ये तीनों जो कर्व हैं वो समतल हो जाए और परस्पर 90 डिग्री पर हो जाए तो कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा बनेगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इन तीनों वक्रों में एक वक्र गोला हो जाए, क्या हो जाए? गोला, स्फीयर हो जाए, और एक शंकु हो जाए, कोन, और एक समतल हो जाए, और अगर ये तीनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो इनसे बना समुच्चय क्या कहलाएगा बेटा? गोलीय निर्देश तंत्र कहलाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। अब इस बात को दोबारा से रिपीट करते हैं, दोबारा से समझिए सब लोग। मैंने आपसे एक बात कही है कि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। पहली चीज तो हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास तीन कर्व हैं, u1 बराबर c1 बराबर कांस्टेंट, u2 बराबर c2 इक्वल टू कांस्टेंट, और u3 बराबर c3 इक्वल टू कांस्टेंट। c1 c2 c3 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज है। अगर ये तीन कर्व आपस में एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनसे जो समुच्चय बनता है बेटा वो क्या कहलाता है? वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में अभी प्लेन्स तो है नहीं है, ये तो कर्व है। अब ये तीनों कर्व अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें से कोई बेलन होगा, कोई शंकु होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, अलग अलग चीजें होंगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर इन तीनों वक्रों में ये जो तीनों वक्र हैं ये परस्पर क्या हो जाए? समतल हो जाएं और परस्पर 90 डिग्री पर हो जाएं और एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो कौन सा निर्देश तंत्र बन जाता है बेटा? कार्तीय निर्देश तंत्र बन जाता है। कौन सा बन जाता है? कार्तीय निर्देश तंत्र। कहना इसे, यानी कि u1 u2 u3 तीनों क्या बन जाएं? समतल बन जाएं और एक दूसरे से परस्पर कितने डिग्री पर हो जाएं? 90 डिग्री पर। तो कौन सा निर्देश तंत्र बनेगा बेटा? कार्तीय निर्देश तंत्र बनेगा। कौन सा बनेगा? कार्तीय निर्देश तंत्र। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जिस बिंदु पर ये तीनों वक्र आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस बिंदु से तीनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं निर्देश अक्षों को निरूपित करती हैं। किसको निरूपित करती हैं? निर्देश अक्षों को निरूपित करती हैं। u1 की दिशा में एकांक सदिश हम लोग e1 कैप लेते हैं, u2 की दिशा में एकांक सदिश हम लोग e2 कैप लेते हैं, u3 की दिशा में एकांक सदिश हम लोग e3 कैप लेते हैं। जबकि कार्तीय निर्देश तंत्र में हम लोग x डायरेक्शन में i कैप लेते थे, y डायरेक्शन में हम लोग j कैप लेते थे और z डायरेक्शन में हम लोग k कैप लेते थे। इतनी बात सबको समझ में आती है? अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर अगर किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमारे पास XYZ है और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास R वेक्टर है, तो R वेक्टर बेटा कितना होता है? RXYZ। कितना होता है? RXYZ। यानी कि जो R होगा वो किसका फंक्शन होगा? X, Y और Z का। लेकिन अगर हम इसी बात को अगर हम वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंदर करें तो इसका मतलब क्या है कि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में अगर किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट कितने हैं? P के कोऑर्डिनेट u1 u2 u3 है, क्या ना इसे, और उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R है। तो ये जो R होगा वो किस किस का फंक्शन होगा? u1 u2 और u3 का फंक्शन होगा। तो यहां तक बात समझ में आती है कि वक्र रेखा के अंदर जो R वेक्टर होगा वो किसका फंक्शन होगा? u1 u2 और u3 का फंक्शन होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एनी कन्फ्यूजन टिल नाउ? चलिए अब आगे चलते हैं। क्लियर? तो ये तो रहा बेटा वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, और वक्र रेखीय कार्तीय में कब तक कन्वर्ट होता है? जब तीनों वक्र क्या बन जाते हैं? समतल बन जाते हैं और परस्पर 90 डिग्री पर हो जाते हैं। तो कौन सा निर्देश तंत्र बन जाता है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र बन जाता है। अगर इन तीनों वक्रों में एक वक्र बेलन हो जाए, क्या हो जाए? बेलन, और दोनों वक्र क्या बन जाए? समतल बन जाए। अब यहाँ कंडीशन नहीं है कि 90 डिग्री पे होनी चाहिए या कितने डिग्री पे होनी चाहिए, कितने भी एंगल पर हो सकते हैं। एक क्या बन जाए? बेलन बन जाए, और दोनों क्या बन जाए? समतल बन जाए। तो बेटा कौन सा निर्देश तंत्र बन जाता है? बेलनाकार निर्देश तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? बेलनाकार। और अगर इन तीनों वक्रों में एक वक्र क्या बन जाए बेटा? स्फीयर बन जाए, यानी कि गोला बन जाए, और दूसरा वक्र बेटा क्या बन जाए? शंकु बन जाए, और तीसरा बेटा क्या बन जाए? क्या बन जाए? समतल बन जाए, और तीनों एक दूसरे को आपस में किसी एक पॉइंट पर क्या करें? इंटरसेक्ट करें, तो इनसे जो समुच्चय बनता है बेटा वो कौन सा कहलाता है? गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है? गोलीय निर्देश तंत्र। तो बेटा ये कहानी किसकी है कि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र कैसे बनता है, गोलीय निर्देश तंत्र कैसे बनता है। यानी कि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र एक व्यापक रूप है। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में जैसे जैसे कर्व्स की पोजीशन चेंज होती जाती है या कर्व्स चेंज होते जाते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या होते चले जाते हैं? चेंज होते हुए चले जाते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? अब आगे की बात करते हैं। इधर आइए, देखिए ध्यान से। अब देखिए, हमने लिखा वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में
वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का स्थिति सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का स्थिति सदिश आर वेक्टर जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, u1 u2 एंड u3 का। क्लियर। अगर हम बात करें विस्थापन सदिश की, किसकी बात करें, विस्थापन सदिश की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा कितना होता है, dr। कितना होता है, dr। तो यहाँ से dr जब हम निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, क्या नहीं से, जब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पहले क्या आएगा, पहले r को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u1 के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा, डेल r अपॉन डेल u1, और कितना आएगा du1, कितना आएगा du1, प्लस अपन करें तो कितना आएगा, डेल r अपॉन डेल u2, और कितना आएगा du2, क्या नहीं से, प्लस कितना आएगा, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3, और कितना आएगा du3 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, क्लियर। डेल r अपॉन डेल u3 और कितना आएगा du3। अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम जनरल फॉर्मेट में लिखें, व्यापक रूप में लिखें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू 1 2 3, और ये कितना आएगा, डेल r वेक्टर अपॉन डेल ui, और यहाँ कितना आएगा dui, कितना आएगा dui। यानी कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर, अगर ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास वक्र रेखीय निर्देश तंत्र था इस तरीके से, क्लियर। और इस वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ये कोई पॉइंट था, ये हमने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ किए या स्पर्श रेखाएं खींची। ये स्पर्श रेखाएं किसको निरूपित कर रही हैं, निर्देश अक्षों को निरूपित कर रही हैं। एक पॉइंट P था, पहले भी P पर था, बाद में कहाँ पे आ गया, Q पर आ गया, क्या नहीं से, यहाँ से ये R1 था मान लीजिए, और ये आपका मान लीजिए R2 था, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया बेटा, dr वेक्टर हो गया, कितना हो गया, dr वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। तो यानी कि पहले हमारे पास कोई पार्टिकल P लोकेशन पे था, अब P से चल के वो कहाँ गया, Q पर आ गया। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर मान लो वक्र रेखीय में R1 था, और Q का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में कितना था, R2 था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा कितना बन गया, dr, और dr क्या बन गया, डेल r अपॉन डेल ui इंटू dui। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो डेल r अपॉन डेल ui है, इसको हम लोग vi से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vi से। और vi को हम लोग बोलते हैं बेटा बेस वेक्टर। क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार सदिश। क्या बोलते हैं, आधार सदिश। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि u1 की दिशा में आधार सदिश बताइए, किसकी दिशा में, u1 की दिशा में आधार सदिश, तो बेटा ये कितना होगा, b1, और b1 कितना होगा, डेल r अपॉन डेल u1। अगर मैं आपसे कहूँ u2 की दिशा में आधार सदिश, तो ये कितना होगा b2, और ये कितना होगा, डेल r अपॉन डेल u2। अगर मैं आपसे कहूँ u3 की दिशा में आधार सदिश, तो ये कितना होगा b3, और ये कितना होगा, डेल r अपॉन डेल u3। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। दोबारा समझ लीजिए, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का जो स्थिति सदिश होता है आर वेक्टर, वो कितना होता है, u1 u2 u3 का फंक्शन होता है। और अगर हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें dr वेक्टर, तो dr वेक्टर कितना होगा, डेल r अपॉन डेल u1 इंटू du1, प्लस डेल r अपॉन डेल u2 इंटू du2, डेल r अपॉन डेल u3 du3। यानी कि पहले u1 के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर u2 के रेस्पेक्ट में, फिर u3 के रेस्पेक्ट में। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये कितना बनेगा, डेल r अपॉन डेल ui इंटू dy। ये जो डेल r अपॉन डेल ui होता है, ये क्या कहलाता है बेटा, बेस वेक्टर का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने डेल r अपॉन डेल u1 किया, तो हमारे पास u1 की दिशा में आधार सदिश आ गया। b2 अगर हमें निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, u2 की दिशा में आधार सदिश, तो वो कितना आ गया, डेल r अपॉन डेल u2 आ गया। अगर हमें u3 की दिशा में निकालना है, तो कितना आ गया, b3, और वो कितना आ गया, डेल r अपॉन डेल u3। क्या नहीं से, क्लियर। तो यहाँ तो कोई परेशानी किसी को। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, जो हमारा बीएससी पार्ट फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो मैंने आपको बताया वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। फिर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बाद में उसको हमने कार्तीय से थोड़ा कंपेयर किया, क्लियर, कि वक्र रेखीय कार्तीय में कब कन्वर्ट होगा, बेलनाकार में कब कन्वर्ट होगा, और गोलीय में कब कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर किसी बिंदु का जो स्थिति सदिश होता है
है आर, वो किसका फंक्शन होता है, u1 u2 और u3 का फंक्शन होता है। तो हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला dr, तो वो कितना आया डेल आर अपॉन डेल u1 du1, डेल आर अपॉन डेल u2 du2 और डेल आर अपॉन डेल u3 du3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम कह रहे हैं कि डेल आर अपॉन डेल u1 डेल आर अपॉन डेल u2 इसको हमने जनरल फॉर्मेट में लिख दिया, व्यापक रूप में लिख दिया। ये कौन से रूप में लिखा है हमने? व्यापक रूप में, क्लियर, जनरलाइज फॉर्म में। तो डी आर वेक्टर कितना आ गया, डेल आर अपॉन डेल यू आई इंटू डी यू आई आ गया। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो डेल आर अपॉन डेल यू आई होता है इसको हम आधार सदिश का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? आधार सदिश का। यानी कि B1 के बारे में अगर हम बात करें तो B1 का मतलब यहाँ पर क्या है कि U1 की दिशा में आधार सदिश कितना होगा, डेल आर अपॉन डेल U1। U2 की दिशा में आधार सदिश कितना होगा, V2 अपॉन V2 कितना होगा, डेल आर अपॉन डेल U3। और U3 की दिशा में आधार सदिश कितना होगा, V3, जो कितना होगा, डेल आर अपॉन डेल U3। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम, कोई दिक्कत आता किसी को? अब आगे ध्यान से देखना, यानी कि हमने कहा कि जो आधार सदिश होता है, आधार सदिश जो होता है VI, वो कितना होता है, डेल आर अपॉन डेल UI। क्या ना इसे, अगर हम इस आधार सदिश का परिमाण निकालें, क्या निकालें, आधार सदिश का परिमाण, तो इस आधार सदिश के परिमाण को हम HI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HI से। और इस HI को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल गुणक। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं U1 की दिशा में स्केल गुणक, किसकी दिशा में? U1 की दिशा में स्केल गुणक, तो ये कितना होगा बेटा, B1 का परिमाण। और B1 के परिमाण का मतलब कितना है, डेल आर अपॉन डेल U1 का परिमाण। किसका परिमाण? डेल आर अपॉन डेल U1 का परिमाण। अगर मैं आपसे कहूँ U2 की दिशा में स्केल गुणक, तो ये कितना होगा, V2 का परिमाण। और V2 के परिमाण का क्या मतलब है, डेल आर अपॉन डेल U2 का परिमाण। किसका परिमाण? डेल आर अपॉन डेल U2 का परिमाण। अगर मैं इसके बाद में आपसे कहूँ कि U3 की दिशा में स्केल गुणक, तो ये कितना होगा, V3। और V3 का मतलब कितना होगा, डेल आर अपॉन डेल U3 का परिमाण। किसका परिमाण? डेल आर अपॉन डेल U3 का परिमाण। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, हमने जो अभी इक्वेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, विस्थापन सदिश की, किसकी पढ़ी थी? विस्थापन सदिश की अभी। तो विस्थापन सदिश आपके पास कितना आया था, डी आर इक्वस टू डेल आर अपॉन डेल यू आई, क्लियर। और कितना था, डी यू आई, यही था आपके पास में। और आई कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेकर के 3 तक। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ये वेक्टर है वी आई इक्वस टू कितना है मेरे पास में, डेल आर अपॉन डेल यू आई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी आई वैक्टर और डॉट क्या लिखूंगा, डी यू आई वैक्टर। कहना इसे आई इक्वस टू 1 2 कितना आएगा, 3। कहना इसे वी आई वैक्टर डॉट कितना आ गया, वी आई इंटू डी यू आई। अब ध्यान से देखना, जब ये वी आई वैक्टर है मेरे पास में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी आई का मैग्नीट्यूड, और क्या लिख सकता हूँ, वी आई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और वी आई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने कितना लिया है, ई आई कैप। किसी भी सदिश राशि को उसके परिमाण और उसकी दिशा में एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहना इसे, तो मैंने ये वी आई क्या है, एक मेरा आधार सदिश है, इस आधार सदिश को, इस आधार सदिश का परिमाण और इसकी दिशा में एकांक सदिश के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको समेशन ऑफ आई इक्वस टू 1 2 3, और वी आई को मैं क्या लिखूंगा, वी आई का मैग्नीट्यूड, और क्या लिखूंगा, ई आई कैप, और क्या लिखूंगा, डी यू आई। और बी आई के परिमाण को हम लोगों ने क्या लिखा है, स्केल गुणक, जिसको हमने किससे प्रेजेंट किया है, एच आई से। तो ये कितना बन गया, एच आई डी यू आई, और क्या बन गया, ई आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एन ऑर्डर डेफिनेशन बेटा क्या आ गई आपके पास में, एच आई डी यू आई ई आई कैप। वेयर एच आई क्या है यहाँ पर, एच आई क्या है, स्केल गुणक। एच आई क्या है, स्केल गुणक। H1 का मतलब क्या है, U1 की दिशा में स्केल गुणक। H2 का मतलब क्या है, U2 की दिशा में स्केल गुणक। और H3 का मतलब क्या है, U3 की दिशा में स्केल गुणक। तो बेटा क्या समझ में आया आपको, हमने आज कितनी चीजें पढ़ी हैं कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र किस प्रकार कन्वर्जन होते हैं। तीसरी चीज कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर विस्थापन सदिश क्या होता है, और विस्थापन सदिश में आधार सदिश क्या होते हैं, और आधार सदिश के अंदर स्केल गुणक क्या होते हैं। क्लियर। तो हमने कहा कि डेल आर अपॉन डेल यू आई को हम आधार सदिश कहते हैं,
और डेल आर अपॉन डेल यू आई का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, परिमाण निकाल लें, तो बेटा वो क्या बन जाता है, स्केल गुणक बन जाता है। क्या बन जाता है, स्केल गुणक। और स्केल गुणक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, आधार सदिश क्या होते हैं और स्केल गुणक क्या होते हैं, आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। ये देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे से अगर ये ज़्यादा हो गया हो तो इधर देख लेना, इसको ऊपर देख लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे से अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको यहाँ देख लीजिए। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी आर वेक्टर, वो कितना आया है, समेशन ऑफ वी आई वेक्टर और डी यू आई वेक्टर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो वी आई जो है वेक्टर है, किसी भी सदिश राशि को उसके परिमाण और उसकी दिशा में एकांक सदिश के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने वी आई वेक्टर को वी आई का परिमाण और उसकी दिशा में एकांक सदिश के रूप में लिख दिया है। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर। तो डी आर बेटा कितना बन जाता है, समेशन ऑफ, यहाँ क्या बनेगा, वी आई का मैग्नीट्यूड, ये क्या बनेगा, डी यू आई, और ई आई कैप आपका एज इट इज। यहाँ से वैल्यू हमने पुट कर दी। और फिर हम लोग कह रहे हैं कि वी आई का जो मैग्नीट्यूड है, वी आई का मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एच आई डी यू आई, और क्या लिखेंगे, ई आई कैप। तो विस्थापन सदिश बेटा कितना बन गया, एच आई डी यू आई और ई आई कैप। तो अगर इसको हम पूरा डिटेल से लिखें, ये आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 3 तक। तो डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, एच वन डी यू वन, एच वन डी यू वन ई वन कैप, प्लस एच टू डी यू टू ई टू कैप, प्लस एच थ्री डी यू थ्री ई थ्री कैप। तो बेटा विस्थापन सदिश स्केल गुणक के रूप में कितना आ गया, एच वन डी यू वन ई वन कैप, एच टू डी यू टू ई थ्री कैप, एच थ्री डी यू थ्री ई थ्री कैप। ई वन ई टू ई थ्री क्या है, यू वन यू टू और यू थ्री की दिशा में यूनिट वेक्टर्स। क्लियर, एकांक सदिश। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, उसके बाद में आधार सदिश क्या होते हैं और स्केल गुणक क्या होते हैं। आधार सदिशों का प्रमाण ही क्या कहलाता है, स्केल गुणक कहलाता है। ठीक है, आगे की बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।